जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। आप देख रहे हैं आशा सुमन स्टडी चैनल। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। आते हैं विषय वस्तु पर। स्टूडेंट्स, पिछले दिनों हम लोगों ने भारतीय संस्कारा पाठ को पढ़ा था, जो हमारे बुक का 6वां पाठ है, 6वां पाठ है। तो इसमें हम लोगों ने संस्कारों के बारे में विधिवत जानकारी प्राप्त की थी। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि संस्कारों के प्रकार कितने हैं, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, इन सब के बारे में हम लोगों ने जान लिया था। क्वेश्चन आंसर मैं शुरू कराऊं उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। सर्वप्रथम, आप अपने घरों में रह रहे हैं तो ठंड का मौसम है, बहुत बच के रहिए। पहली चीज़, आप देख ही रहे हैं बार बार आदेश आ रहा है आपकी छुट्टी का। तो यदि छुट्टी में आपको अपने घर पे रहने को कहा जा रहा है, हालांकि यह नियम आपके लिए नहीं है, 8वीं तक के बच्चों के लिए है, लेकिन बावजूद इसके यदि उन बच्चों को कहा जा रहा है घर में रहने के लिए, तो आप यदि विद्यालय जा रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन विद्यालय से जैसे ही घर पर आ रहे हैं अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें। पहली चीज़। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स की अभी हम लोग करने जा रहे हैं प्रश्न उत्तर, भारतीय संस्कारा पाठ का प्रश्न उत्तर। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने बुक को, कॉपी को और पेन साथ में लेकर बैठें, ताकि मैं आज जितना पढ़ाऊँ उसको तुरंत का तुरंत आप याद कर पाएँ। भरोसा रखिए स्टूडेंट्स, मैं पढ़ा रहा हूं आपको। यदि आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो उस चैप्टर को पहले आप पढ़ें। चैप्टर को पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन आंसर को मेरे साथ करें और एक बार आप नोट्स बना लें। नोट्स बनाने के बाद उसको 2-3 बार अध्ययन कर जाएं। मेरा दावा है इस पाठ से आने वाले एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। लेकिन हाँ, जितना मैंने कहा है उसको आप जरूर करें। चलिए देखते हैं स्टूडेंट। 6वां पाठ में अभ्यास कार्य है, लेकिन अभ्यास में मैं बता दूं कि मौखिक नहीं है, लिखित है। मौखिक का मतलब होता है मुंह से जवाब देना। हालांकि यदि आपने उस पाठ को पढ़ा है तो इन प्रश्नों का उत्तर आप बता पाएंगे। चलिए मैं प्रश्न को पूछता हूं आपसे, आप बताएंगे। सबसे पहले दिया है मौखिक में, यानी मौखिक जो प्रश्न है उनका उत्तर मैं करा रहा हूँ। उसमें दिया है संस्कारा कति सन्ति। क्या आपको नहीं पता? नहीं पता है तो उस पाठ को पढ़ें। पता है तो आपका जवाब आ रहा होगा सर जी 16। संस्कारा कति सन्ति, यानी संस्कार कितने होते हैं, कितने हैं? तो आपका जवाब आ रहा होगा 16। कितने संस्कार हैं? 16 हैं। आ रही बात समझ में? दूसरा प्रश्न यानी ख, जन्मतः पूर्वं कति संस्कारा भवन्ति। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? यानी जन्म के बाद तो जो संस्कार होते ही हैं, जन्म से पहले भी कुछ संस्कार कर दिए जाते हैं, जो कि मैंने बताया था कि माँ के गर्भ में ही वह संस्कार हो जाता है। गर्भ की रक्षा है तो उन संस्कारों को किया जाता है। और वो कौन कौन सा होता है? तो गर्भाधान होता है, पुंसवन होता है और सीमंतोनयन, यानी 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। यानी जन्म से पूर्व कितने संस्कार? त्रयः। आप बताइएगा क्या? त्रयः। अगला, शैशवे कति संस्कारा भवन्ति। कह कि शैशवावस्था में कितने संस्कार होते हैं? अब बताइए तो शैशवावस्था में कितने संस्कार होते हैं? बताया गया था आप लोगों को कि जन्म से पहले 3, शैशवावस्था में 6, 3, 9। शैक्षणिक संस्कार जो होता है, जिसको हम शिक्षा संस्कार भी कहते हैं, उसमें 5 होता है। 9, 5, 14। विवाह संस्कार 1, 15 और अंत में अंत्येष्टि संस्कार 1, यानी 16। तो पूछा जाए कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी, आप बताएंगे 16। लेकिन यदि पूछा जाए कि संस्कार के कितने प्रकार, तो आप 5 बताएंगे। कितने प्रकार? 5। जन्म से पूर्व, इसके बाद शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद आपका आ गया शैक्षणिक संस्कार, और शैक्षणिक संस्कार के बाद विवाह संस्कार, और विवाह संस्कार के बाद अंत्येष्टि संस्कार। यानी ये 5 प्रकार कोई पूछे, भेद कोई पूछे तो बताएंगे संस्कार के 5 भेद, 5 प्रकार। लेकिन संस्कारों की कुल संख्या कोई पूछे स्टूडेंट्स तो बताएंगे 16 संस्कार होते हैं। आ रही बात समझ में? बिल्कुल आएगा। चलिए तो बताइए तो शैशवे कति संस्कारा भवन्ति। शैशवावस्था में कितने संस्कार होते हैं? 6 होते हैं स्टूडेंट्स। कितने? 6 होते हैं। उसमें बताया था मैंने, जात कर्म हो गया, नामकरण हो गया, अन्नप्राशन हो गया, चूड़ाकरण हो गया, कर्ण भेद हो गया और एक निष्क्रमण आता है ना। तो ये 6 भेद होते हैं। किसके? शैशवावस्था के। शैशवावस्था में कितने संस्कार? 6 संस्कार। चलिए अगला, घ नंबर देखेंगे हम लोग। अक्षरारंभ कीदृश संस्कार। अक्षरारंभ कैसा संस्कार है? तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने शैक्षणिक संस्कार में जो पहला पढ़ा था उसमें हम लोगों ने अक्षरारंभ ही तो पढ़ा था, और वो मैंने बताया था आप लोगों को कि यह घर से ही शुरू हो जाता है। अक्षरारंभ में अक्षरों का लेखन या अंकों का लेखन आप घर पर माता पिता की निगरानी में शुरू कर देते हैं, और तब जाकर के आपको उपनयन के तहत, उपनयन संस्कार के तहत गुरुजी आपको अपने घर लेकर के जाते हैं।
ना, तो उपनयन हो गया। जब अपने घर लेकर के चले गए तो वहाँ पर वेदों का पाठ कराया जाता है, वेदारंभ कराया जाता है। ये तीसरा संस्कार था। केशांत, जिसमें गोदान मुख्य कर्म होता है, वह चौथा संस्कार, जिस केशांत को हम मुंडन कहते हैं ग्रामीण भाषा में यदि बात करूँ तो ना। और अंतिम, जब आप वहाँ से अपने घर के लिए आते हैं यानी समावर्तन किया जाता है, यानी वह भी एक संस्कार में आता है, यानी समावर्तन पांचवा संस्कार। यानी शैक्षणिक संस्कार कितने, तो 5। कितने स्टूडेंट्स, 5। अंतिम देखिएगा अंग, गृहस्थ जीवन से एक संस्कार कह। गृहस्थ जीवन का एक संस्कार कौन है? गृहस्थ जीवन में मात्र एक ही संस्कार है स्टूडेंट्स, और वह क्या है? विवाह संस्कार, जिसको मैंने बताया था, जिसको हम लोग पाणी ग्रहण भी संस्कृत में कहते हैं ना। हाथ उसमें पकड़ाया जाता है। जो कन्या का पिता होता है वह अपनी पुत्री का हाथ अपने वर के हाथों में देता है, और वो पाणी ग्रहण संस्कार होता है। यानी हम कह सकते हैं कि गृहस्थ जीवन का एक ही संस्कार है, और वह संस्कार कौन है? तो विवाह संस्कार है। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया लिखित प्रश्न। लिखित में भी प्रश्न संख्या 1 है, एक पदेन उत्तराणी लिखता, एक शब्द में उत्तर लिखें। उत्तर लिखना है हमें, लेकिन कैसे? एक शब्द में, बस एक शब्द में आपका उत्तर हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं। भारतीय संस्कृति परिचय केभ्यः जायते। कह रहे कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे प्राप्त होता है, किससे जाना जाता है? बताइए, भारतीय संस्कृति किससे है? मैंने बताया था संस्कृति, संस्कार और संस्कृत, इन तीनों का घनिष्ठ संबंध है, ध्यान में रखिएगा। तो भारतीय संस्कृति का परिचय पूछे स्टूडेंट्स तो बताएंगे आपकी भारतीय संस्कृति का परिचय संस्कारों से जाना जाता है। तो संस्कारों से, तो उसके लिए बहुवचन का शब्द बनेगा, यानी संस्कारेभ्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संस्कारेभ्य। संस्कारेण संस्काराभ्याम संस्कारेभ्य। कोई दिक्कत? तृतीया में चलेगा संस्कारेभ्य। क्या होगा? संस्कारेभ्य। हो गया, ये उत्तर हो गया। क्यों? क्योंकि एक ही शब्द में उत्तर बताना है। आगे देखिएगा, करे शैक्षणिका संस्काराः कति सन्ति। अब प्रश्न पूछ दिया कि शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं, कति भवन्ति, कितने होते हैं? शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? तो अब आप बताएं। शैक्षणिक अभ्य भी तो होता है 5। कितने? 5। कौन कौन बताइए? कौन कौन? अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 5 होते हैं, पंचा लिख देंगे। इसके बारे में अभी चर्चा भी हुई है, इसलिए आपको भूलना नहीं चाहिए। आगे देखिएगा, सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विधीयते। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में किया जाता है? अब बताइए। तो जब विवाह संस्कार हम लोग पढ़े थे ना, तो उसी में आया था स्टूडेंट्स, सप्तपदी हो गया, या वागदानम जो वचन देना था उसकी बात हम लोग करें। सप्तपदी में मैंने बताया था कि सील के ऊपर 7 अक्षतों के पुंज रखे जाते हैं, उस पर जो वधू होती है, वधू के पैर का अंगूठा रखा जाता है और वर उसे हटाता है, उसी को सप्तपदी क्रिया कहते हैं। और भला वर वधू किस संस्कार में आएंगे? क्या शैक्षणिक में आएंगे? शैक्षणिक में तो वह लड़का ब्रह्मचारी होता है, तो वहाँ पर पत्नी की आवश्यकता नहीं, वधू की आवश्यकता नहीं है। तो ये आवश्यकता किस में है? विवाह संस्कार में। तो हम लिखेंगे सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विधीयते। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में किया जाता है? तो स्टूडेंट्स विवाह संस्कारे। विवाह संस्कारे। आगे दिया है भारतीय दर्शन से महत्वपूर्ण उपादान किम। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? महत्वपूर्ण उपादान क्या है? भारतीय दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमारे संस्कार ही सबसे महत्वपूर्ण अंग में आते हैं। भारतीय दर्शन हो, भारतीय संस्कृति हो, उसमें यदि सबसे महत्वपूर्ण उपादान की बात करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण अंग की बात करेंगे, तो वह संस्कार ही हैं। क्यों? क्योंकि संस्कार हमारे अंदर गुणों को भरते हैं और हमारे अवगुणों को बाहर करने का काम करते हैं, सही मार्ग का अनुसरण कराते हैं। इसलिए संस्कार हमारा जवाब होगा। भारतीय दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपादानं किम? आप कहिएगा संस्कार। कोई परेशानी आपको नहीं? आगे बढ़े। करे सीमंतोनयन केषु संस्कारेषु गण्यते। सीमंतोनयन किन संस्कारों में गिना जाता है? आप बता पाएंगे? ध्यान दीजिएगा। जब मैंने बताया था तो उसमें बताया था गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन। याद आ गया?
आपका जवाब आ रहा होगा सर जी यह तो जन्म पूर्व संस्कार में आएगा, जन्म से पहले वाले संस्कार में। बिल्कुल सही जवाब आपने, लेकिन किस तरह से शब्दों को लिखेंगे तो देखिएगा केशु संस्कारेषु सप्तमी के बहुवचन में है, हम उस शब्द को भी सप्तमी के बहुवचन बनाएंगे और तब लिखेंगे जन्म पूर्व संस्कारेषु। जन्म पूर्व संस्कारेषु, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे हम लोग अन्नप्राशनम केशु संस्कारेषु गण्यते, अन्नप्राशन किन संस्कारों में गिना जाता है, क्या यह आप बता पाएंगे स्टूडेंट्स? यह शैक्षणिक संस्कार से ठीक पहले वाला संस्कार है, और शैक्षणिक से पहले हमने पढ़ा था एक शैशव संस्कार होता है जो कि बाल्यकाल में किया जाता है, शैशवावस्था में किया जाता है, और शैशवावस्था में हमने पढ़ा था कि इस संस्कार को किया जाता है, यानी अन्नप्राशन हो गया, चूड़ाकरण हो गया, कर्णवेद हो गया, ये सभी संस्कार किसमें किए जाते हैं तो सीखेंगे हम। ये सभी संस्कार किसमें किए जाते हैं? शैशव संस्कार में। किस संस्कार में? शैशव संस्कार में। यानी बच्चा जब छोटा होता है ना, जन्म के बाद और शिक्षा ग्रहण करने से पहले यह सभी काम किया जाता है, जिसमें मैंने अभी बताया था कि जात कर्म नामकरण निष्क्रमण ये सब का सब अन्नप्राशन वगैरह जितना होता है सब इसमें कर दिया जाता है। तो हम लिखेंगे शैशव संस्कारेषु। चलिए इस लाइन को एक बार और समझते हैं। अन्नप्राशनम केशु संस्कारेषु गण्यते, अन्नप्राशन किन संस्कारों में गिना जाता है? तो स्टूडेंट्स मैंने भी बताया कि अन्नप्राशन जो होता है वह जन्म के बाद, अरे अन्न कब खाएगा लड़का? जब जन्म हुआ रहेगा तभी तो जन्म पूर्व में तो आएगा नहीं। आज जब गुरुजी के यहाँ चला गया तो क्या वो दूध पीते हुए जाता होगा? नहीं, घर से अन्न खाना शुरू कर देता है। तो गुरुजी यहाँ गया तो वहाँ पर तो हम लोग शैक्षणिक संस्कार में पढ़े हैं, उसके पहले और जन्म के बाद कौन सा संस्कार आता है? जवाब आ रहा होगा आपका सजीव, वह तो शैशव संस्कार होता है, यानी वो बचपन का संस्कार होता है। शैशव संस्कारेषु, यही इसका उत्तर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 में ही 6 है, क्वेश्चन नंबर 1 में ही 6 है। गुरु गृहे शिष्य कान पालयन अध्ययनं करोति, कहे कि गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करते हुए अध्ययन करता है? यानी शिष्य गुरु के घर चला गया उपनयन संस्कार में, अब या वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करना है, वेदारंभ करना है, वेद पढ़ना है, वेदों का पाठ करना है, तो आखिर वह किन किन नियमों का पालन करेगा कि वह शिक्षा को अच्छे ढंग से प्राप्त कर पाए? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, शिक्षा नियमान पालन हम लोगों ने पढ़ा था, शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए वह अध्ययन करता है। और वो काम तो आप भी करते हैं ना, बिल्कुल आप करते होंगे। यदि बुलाया गया है कि 9 बजे आपको स्कूल आना है, आप 9 बजे जाते होंगे। 3:30 बजे छुट्टी होती है, 3:30 बजे आपको छूटना है, आप 3:30 बजे आते होंगे। और वर्तमान समय में तो 2 पीरियड और ट्यूशन के रूप में बढ़ा दिया गया है, 3:30 से 5:30 हो गया है, अब तो आप 5:30 बजे आते होंगे ना। तो स्टूडेंट्स आप भी यहाँ पर शिक्षा के नियमों का पालन करते हैं, और उस समय भी जो हमारे शिष्य होते थे, जब गुरुजी के घर जाते थे तो वहाँ पर भी शिक्षा के नियमों का पालन करवाया जाता था, या ये लोग करते भी थे। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है शिक्षा नियमान, शिक्षा नियमान, ठीक ना। शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं, कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखित्वा, पूरे वाक्य में उत्तर लिखें। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? एक शब्द में उत्तर लिख रहे थे, लेकिन अब क्या करना है तो पूरे वाक्य में उसका उत्तर बताना है। इसके लिए अब जरूरी है कि आप अपने पास बुक को जरूर रखें। यदि अभी तक किसी कारणवश आप नहीं रखे थे तो अब नहीं रखिएगा तो बड़ी दिक्कत होगी, इसलिए बुक को जरूर अपने पास रखें। करे संस्कारा मानवस्य कुत्र कुत्र योगदान कुर्वन्ति, संस्कार मनुष्य का कहाँ कहाँ योगदान करते हैं? संस्कार जो होते हैं ना वे मनुष्यों का योगदान करते हैं, यानी मनुष्य के जीवन को कैसे जीना है, मनुष्य को अपना जीवन कैसे जीना है, उसमें संस्कार अपना योगदान निभाते हैं। वहीं पूछा है कि कहाँ कहाँ योगदान करते हैं, तो देखिएगा बुक में दिया गया है, यहाँ पर आप निकाल लीजिएगा पेज नंबर 42, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ठीक है। देखिएगा आप लोग, संस्कारा मानवस्य क्रमशः संस्कारा मानवस्य क्रमशः
परिमार्जने दोषापनयने परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। देखिए ये आपकी बुक में ही दिया गया है, मैंने अपने मन से भी कुछ नहीं बनाया, खूब बढ़िया से इसका उत्तर मिल रहा है तो बुक में से दे दिया। संस्कारा संस्कार मानवस्य मनुष्य का क्रमशः क्रम से क्या क्या परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति, दोषों को दूर करने में तथा गुणों का आधान करने में यानी गुणों को ग्रहण करने में योगदानं कुर्वन्ति योगदान करते हैं। यानी आपके अंदर के दोष जो हटाए जाते हैं और गुणों को आपके अंदर लाया जाता है, यही जो क्रिया होती है ना, यही जो क्रिया होती है इसमें जो ये संस्कार हैं ये अपना योगदान निभाते हैं, ये योगदान करते हैं। आई बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहे शैक्षणिक संस्कारेषु, शैक्षणिक संस्कारों में यानी शिक्षा संस्कार में के संस्काराः प्रकल्पिता, कौन कौन से संस्कार प्रकल्पित है, यानी शैक्षणिक संस्कार में कौन कौन से संस्कार आते हैं। तो पहले तो हम लोगों ने 5 भेद पढ़ा था न, जन्म पूर्व संस्कार, शैशव संस्कार, शैक्षणिक संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, ये 5 हमने पढ़ा था भेद। और 5 भेदों में अलग अलग भेद थे ना, तो वही पूछ रहा है कि शैक्षणिक संस्कार जो हम पढ़े थे उसमें कौन कौन से संस्कार आते हैं। तो ये तो कई बार चर्चा हो गई, कौन कौन से, तो अक्षरारंभ हो गया ना, उपनयन हो गया, वेदारंभ हो गया, केशांत संस्कार हो गया और फिर सबसे अंत में समावर्तन है, उसी को हम लिख लेंगे। वैसे आपके बुक में भी दिया गया है, देखिएगा यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ में देखेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ उपनयनम वेदारंभ केशांत समावर्तनं चेति संस्कार प्रकल्पित, बस उसी को नोट कर लेना है। क्या देखिएगा लिखेंगे हम लोग, शैक्षणिक संस्कारेषु शैक्षणिक संस्कारेषु। अब देखिए यहाँ पर आपके बुक में दिया है शिक्षा संस्कारेषु, तो उससे आपको घबराना नहीं है कि बुक में तो शिक्षा संस्कारेषु दिया गया है, सर जी आप शैक्षणिक, अरे शिक्षा या शैक्षणिक सेम है वो, उसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ प्रश्न के अनुसार आप लिखिएगा ना तो बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि देखने वाला ये समझेगा कि अरे यहाँ पर शैक्षणिक आप बुक में दे दिया शिक्षा, यानी आपने बुक में से देख के लिखा है। तो नहीं, हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न में शैक्षणिक संस्कारेषु दिया है तो हम उत्तर में भी लिखेंगे शैक्षणिक संस्कारेषु। आई बात समझ में? आगे देखिएगा, अक्षरारंभ उपनयनम, अक्षरारंभ उपनयनम वेदारंभ वेदारंभ केशांतः समावर्तनं चेति। संस्काराः प्रकल्पिताः। चलिए देखिए इसके अर्थ को, शैक्षणिक संस्कारों में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन संस्कार प्रकल्पित हैं, यानी यही 5 संस्कार किए जाते हैं। कौन कौन? अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कर रहे हैं शैशव संस्कारेषु के संस्कारा संपद्यन्ते। शैशव संस्कारों में कौन कौन से संस्कार संपन्न होते हैं, संपादित किए जाते हैं यानी संपन्न किए जाते हैं। तो बात चल रही है शैशव संस्कार की, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था जात कर्म हो गया, नाम कर्म हो गया, निष्क्रमण हो गया ना, चूड़ा कर्म हो गया, कर्णवेद हो गया, ऐसे करके बहुत सारे संस्कार होते हैं और उसको हम लोग यहाँ से देख करके लिखेंगे। देखिए अन्नप्राशन भी छूटा हुआ था, अन्नप्राशन भी है, तो यहाँ से हम लोग नोट करेंगे। दिया है शैशव संस्कारेषु
शैशव संस्कारेषु जातकर्म नामकरणम जातकर्म नामकरणम अन्नप्राशनम अन्नप्राशनम चूड़ाकर्म कर्णवेधश्चेति क्रमशो भवन्ति। चलिए देखिएगा, शैशव संस्कारेषु शैशव संस्कारों में जात कर्म नामकरण यानी नामकरण, अन्नप्राशनम यानी अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म कर्णवेधस्येति यानी और कर्णवेद क्रमशो भवन्ति। शैशव संस्कारों में यानी शैशवावस्था के संस्कारों में जात कर्म नामकरण अन्नप्राशन चूड़ाकर्म और कर्णवेद क्रमशः होते हैं, यानी इतने सारे संस्कार शैशव संस्कारों में किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दो चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक तो जो मैं हिंदी अर्थ बता रहा हूं इसलिए कि कभी मान लीजिए संस्कृत के पेपर में वैकल्पिक प्रश्न आ जाए और वो हिंदी में हो तो अब आप फेरा में न पड़ जाएं, पूछ दिया जाए कि कर्णवेद किस संस्कार में परिगणित होता है, किस संस्कार के अंतर्गत आता है। अब आप कहो कि सर जी तो संस्कृत में पढ़ाए थे, हमको समझे में नहीं आ रहा, इसीलिए मैं अर्थ बता रहा हूं कि कोई पूछ दे कि कर्णवेद किस संस्कार में आता है, तुरंत आपका जवाब है सर वो तो शैशव संस्कार में आता है। तो ये जब अर्थ जाने रहिएगा ना तब आपको समझ में आएगा, और अर्थ समझ ले रहे हैं तो ये तो संस्कार पाठ है, ये तो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, तो इसलिए भी बता दे रहा हूं। दूसरी चीज स्टूडेंट्स, यदि आपको लग रहा है कि ज्यादा समय लग रहा है क्योंकि बुक से बड़े बड़े प्रश्न हैं तो देख के मैं उत्तर लिखा रहा हूं, छोटे छोटे थे दिमाग में आ जाते थे, कहीं गलती से कोई छूट ना जाए इसलिए बुक का सहारा ले रहा हूं। तो यदि आपको लग रहा हो कि ज़्यादा समय लग रहा है तो उस स्थिति में आप अपना स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं। हमें उससे मतलब नहीं है कि हमारा कम घंटा चल रहा है, नहीं स्टूडेंट्स, आपकी भलाई जिसमें हो वह काम आप करें। या ये भी हो सकता है कि जब मैं पूरा वाक्य लिख लिया ना तब एक ही बार आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं और आगे बढ़ने के बाद इन पूरे वाक्यों को आप नोट कर लें। लेकिन हाँ ध्यान रहे कि जब मैं अर्थ बता रहा हूं उन अर्थों को समझना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अर्थों को समझते चलिएगा, बाद बाकी आप स्पीड बढ़ा रहे हैं या फिर आगे बढ़ के देख रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी पढ़ाई जैसे सुचारू ढंग से चले, जैसे बढ़िया से चले, आपकी पढ़ाई अच्छे ढंग से होनी चाहिए, मैं यह चाहता हूं। मेरा लाभ तो जो होना होगा होगा, या नहीं होगा तो अपने बच्चों के लिए नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका भला होना चाहिए स्टूडेंट्स, यह मेरी इच्छा है। चलिए आगे देखते हैं। विवाह संस्कारे कानि मुख्यानि कार्याणि भवन्ति। विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं। अब आप कहिएगा सर इतना यहाँ पर जगह क्यों छोड़े। स्टूडेंट्स याद आ रहा होगा आप लोगों को, विवाह संस्कार में बहुत सारे कार्य होते थे, मैंने बताया था। उसी में वागदान है, उसी में सप्तपदी है, उसी में मंडप निर्माण है, वर वधू का आपस में निरीक्षण कार्य भी उसी में है, कन्यादान है ना, सिंदूर दान है, बहुत सारे काम हैं। और इसलिए थोड़ा सा जगह मैंने ज़्यादा लिया है, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। मैंने बार बार कहा है कि प्रश्न के अनुसार चलना है। तो विवाह संस्कार दिया है ना तो हम लोग पहले विवाह संस्कारे लिखेंगे। विवाह संस्कारे वागदानम मंडप निर्माणम वधूगृहे वर पक्षस्य स्वागतम। वधूगृहे वर पक्षस्य स्वागतम। वर वधू परस्परं निरीक्षणम।
कन्यादानम अग्नि स्थापनम कन्यादानम अग्नि स्थापनम पाणिग्रहणम लाजाहोमः पाणिग्रहणम लाजाहोमः सप्तपदी सिंदूरदानम सप्तपदी सिंदूरदानम इत्यादि सप्तपदी सिंदूरदानम इत्यादि। अब आपकी बुक में यहीं पे पूर्ण विराम दे दिया है, क्या हम भी दे दें? नहीं स्टूडेंट्स, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। करे विवाह संस्कारे कानि मुख्यानि कार्याणि भवन्ति, विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं? तो इत्यादि के बाद न मुख्यानि कार्याणि भवन्ति जोड़ देंगे, काम खत्म। मुख्यानि कार्याणि भवन्ति। चलिए जल्दी जल्दी इसके अर्थ को समझ लेते हैं। विवाह संस्कार में वाग्दानम वचन का दान। मैंने बताया था कि पत्नी द्वारा यानी वधू के द्वारा वर को कुछ वचन दिए जाते हैं और वर कहता है कि हाँ मैं उसका पालन करूंगा, और वर के द्वारा भी वधू को कुछ वाक्य दिए जाते हैं, कुछ वचन दिए जाते हैं, तो वधू कहती है कि हाँ मैं इसका पालन जीवन भर करूंगी ना। वही वाग्दान, वचन का दान ना वाग्दान है। मंडप निर्माण, मंडप का निर्माण। वधू गृहे वर पक्ष स्वागतम, वधू के घर में वर पक्ष का स्वागतम। जो बारात लेकर के हम लोग जाते हैं ना, तो कन्या पक्ष वाले लोग बड़ी खातिरदारी करते हैं, आवभगत करते हैं, उसी को दिया है। वर वधो परस्परं निरीक्षण, वर और वधू का आपस में निरीक्षण। मैंने बताया था कि दोनों एक दूसरे का निरीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं। वधू जो है वो वर को देखती है और वर जो है वधू को देखता है ना, दोनों एक दूसरे का निरीक्षण करते हैं। कन्यादान, कन्यादान कौन करता है? वधू का पिता करता है, लड़की का पिता करता है। अग्नि स्थापनम भी होता है। पाणिग्रहणम मैंने जो बताया था कि हाथ, कन्या पिता जो है कन्या का हाथ वर के हाथ में देता है, वो पाणिग्रहणम हो गया। लाजाहोमः, लावा का हवन। सप्तपदी, वो जो 7 जगह पर अक्षत का पुंज रख करके कन्या का पैर रखवा के, पैर के अंगूठे को रखवा करके वर के द्वारा कहा जाता है हटाने को, वाला सप्तपदी हो गया। सिंदूरदान तो सभी लोग जानते हैं। इत्यादि इत्यादि मुख्यानि कार्याणि भवन्ति, मुख्य कार्य होते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अंत्येष्टि संस्कार कदा संपाद्यते, अंत्येष्टि संस्कार कब संपन्न होता है? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंत्येष्टि संस्कार कब संपन्न होता है? तो स्टूडेंट्स, अंत्येष्टि कब होता है? जब व्यक्ति मर जाता है ना, उसके बाद उसका अंत्येष्टि किया जाता है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं अंतिम क्रियाकर्म करना, वह होता है। तो हम लिखेंगे अंत्येष्टि संस्कार अंत्येष्टि संस्कार मरणादनंतरं संपाद्यते। अंत्येष्टि संस्कार मरणोपरांत यानी मरने के बाद संपाद्यते, संपादित किया जाता है, संपन्न किया जाता है। अंत्येष्टि संस्कार मरने के बाद संपन्न किया जाता है, और मरने के बाद यही एक संस्कार होता है जो व्यक्ति कभी भी अपना नहीं कर पाता ना, या अपने उस कार्य में सम्मिलित नहीं होता है, बस उसका शरीर होता है, भौतिक शरीर होता है, उसकी आत्मा उसमें उसका साथ नहीं दे रही। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के च को। च कह रहा है पुंसवन संस्कार, पुंसवन संस्कार कदा क्रियते, पुंसवन संस्कार कब किया जाता है? तो हम लोगों ने पढ़ा है गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन, ये 3 ऐसे संस्कार हैं जो जन्म से पूर्व कर दिए जाते हैं। तो बस क्या लिखना है हम लोग को? लिखेंगे कदा के जगह पर जन्म पूर्व, जन्म से पूर्व ना, बाकी सब वहीं रह जाएगा। पुंसवन संस्कार, पुंसवन संस्कार
जन्म पूर्व, समासिक शब्द हो गया जन्म पूर्व। तोड़ के लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं जन्मात पूर्वम ना क्रियते। पुंसवन संस्कार जन्म से पूर्व किया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, करे पूरा शिष्य प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभम कुत्र करोति, इसमें वेदारंभ कहाँ करता था, यानी प्राचीन काल में वेदों का जो पाठ कराया जाता था, वेदारंभ कराया जाता था, वो छात्र यानी शिष्य कहाँ करता था, तो गुरु के घर में करता था। अक्षरारंभ तक अपने घर में, लेकिन उपनयन जब हुआ यानी गुरु के गृह में शिष्य चला गया तो अब तो सारा वहाँ पे पठन पाठन सब कुछ गुरु के घर में ही होगा, तो गुरु गृह हो जाएगा, यानी गुरु के घर में लिखेंगे हम पूरा शिष्य वेदारंभं गुरु गृहे करोति स्म। पूरा शिष्य प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभं वेदों का आरंभ गुरु गृह गुरु के घर में करता था, करोति स्म यानी करता था। प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ गुरु के घर में करता था। चलिए अब नीचे देख लेंगे पंचमा पाठ। ये क्या कर दिया मैंने, हाँ स्टूडेंट्स, तकनीकी कारणों से एक क्वेश्चन छूटा हुआ था जो पिछले दिन मैंने कराया था पंचमा पाठक को, उसमें ध्यान आ रहा होगा आप लोगों को। और उसमें बताया गया था कि जो रेखांकित शब्द है ना, इसका विलोम शब्द आपको प्रयोग करना है, यानी इन दोनों शब्दों का जब विलोम शब्द आप लगा दीजिएगा बाकी सभी शब्द वहीं रह जाएंगे, तो वाक्य अपना अर्थ भी दे देगा और इन शब्दों के बदले विलोम शब्द भी आ जाएंगे। तो क्या होगा, सद्व्यवहारेण मनसी शांति प्रवर्धते, सद्व्यवहार से यानी अच्छे व्यवहार से मनसी मन में शांति प्रवर्धते, शांति बढ़ती है। क्या होता है, अच्छे व्यवहार से मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है ना। अच्छा, तो खराब व्यवहार क्या करिएगा तो क्या होगा, खराब व्यवहार करिएगा तो मन में अशांति बढ़ेगी। तो लिखेंगे हम खराब व्यवहार को लिखेंगे हम दुर्व्यवहारेण ना, दुर्व्यवहारेण मनसि अशांति प्रवर्धते। दुर्व्यवहारेण मनसी अशांति प्रवर्धते, दुर्व्यवहार से मन में अशांति बढ़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पिछले चैप्टर का है, ध्यान में रखिएगा, पंचमा पाठ का है। षष्ठा पाठ में खोज रहे हैं तो नहीं मिलेगा, ये पहले एक लाइन छूट गया था तकनीकी कारणों से, वो मैंने कराया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इसमें आगे और है, षष्ठा पाठ में और है, इसलिए भागे नहीं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अधोलिखितम उदाहरण ध्यानेन पठत, नीचे लिखे गए उदाहरण को ध्यान से पढ़ें, यानी नीचे वो उदाहरण दिया गया है उस उदाहरण को आपको ध्यान से पढ़ना है, बुक के माध्यम से बताऊंगा मैं। फिर कह रहा है ततः प्रदत्त पदैहि, तब दिए गए शब्दों के द्वारा डैश कृत्वा डैश, खाली स्थान दिया हुआ है, यानी यहाँ पर अपने से शब्दों को भरना है हमको। कृत्वा, कृत्वा मीन्स करके होता है। पुनः फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, रिक्त स्थानम दिया है, यानी फिर से खाली स्थान, करोति या कुर्वन्ति, करता है या करते हैं। खाली स्थान करके, खाली स्थान करता है या करते हैं, प्रयोग पूर्वकं, प्रयोग के द्वारा प्रयोग पूर्वक, च एकैकं वाक्यं रचयत, यानी दिए गए शब्दों से एक एक वाक्य की रचना कीजिए। यानी नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के द्वारा स्टूडेंट्स हमको वाक्य बनाना है, लेकिन वाक्य में क्या करना है कि यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, यहाँ पर खाली स्थान, बीच में आपको कृत्वा भरना है और कृत्वा के बाद इस शब्द का प्रयोग करके करोति या कुर्वन्ति का प्रयोग करना है। स्टूडेंट्स एक चीज तो क्लियर हो गया कि आपका वाक्य जो भी रहेगा वह केवल और केवल प्रथम पुरुष में रहेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहां पर ध्यान दीजिए, करोति या कुर्वन्ति दिया है, करोति प्रथम पुरुष के एक वचन में आता है और कुर्वन्ति प्रथम पुरुष के बहुवचन में। करोसी कहीं नहीं दिया जो मध्यम पुरुष का शब्द है, कुरुथा नहीं दिया जो मध्यम पुरुष का शब्द है, करोमि कुर्वह कुर्मः का प्रयोग नहीं किया, ये सभी शब्द उत्तम पुरुष के हैं। किसका किया, तो करोति या तो प्रथम पुरुष के एक वचन में करना है हमको या प्रथम पुरुष के बहुवचन में, चाहे जिस किसी में कर दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में हमको बनाना नहीं है। तो अब देखिएगा कैसे बनाएंगे हम। तो कह रहे कि अग्नि स्थापनम,
तो हम लिख देंगे, कह सकते हैं कि मोहनः स्नानं कृत्वा, मोहनः स्नानं कृत्वा अग्निस्थापनं करोति, अग्निस्थापनं करोति। अब ध्यान से देखिएगा, अग्निस्थापनम शब्द है, क्या यह शब्द आया वाक्य में? बिल्कुल आया है। देखिए यहाँ पर इस वाक्य को देखिए, तथा प्रदत्त पदई खाली स्थान कृत्वा, खाली स्थान कृत्वा, कृत्वा कृत्वा आया है कहीं? देखिए कृत्वा आया है ना, फिर दिया है खाली स्थान के बाद करोति या कुर्वन्ति। अब ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं या, क्या बोलते हैं? या, यानी इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है हमको, दोनों नहीं लिख देना। तो देखिए मोहनः एक वचन में है, तो मोहनः एक वचन में तो करोति का प्रयोग करेंगे। मान लो यहाँ पर रहता मोहनः सोहनः रामः, अब 3 नाम हो गया, तो कुर्वन्ति का प्रयोग कर देते हम। लेकिन जगह भी हमारा बचा लेना है ना, और उस हिसाब से काम भी कर लेना है, तो शॉर्टकट में बड़ा बढ़िया हो गया, और यह आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। मोहनः स्नानं कृत्वा, मोहन स्नान करके अग्नि स्थापनं करोति, अग्नि की स्थापना करता है, यानी अग्नि को जलाता है। कोई दिक्कत है? स्टूडेंट्स ध्यान रहे, कृत्वा जब शब्द आता है ना, तो वह द्विकर्मक क्रिया हो जाती है। कौन सी क्रिया? द्विकर्मक क्रिया। देखिए यहाँ पर 2 क्रियाएं हैं। स्नान करना, स्नान करना क्या है? एक क्रिया हो गई, और अग्नि की स्थापना करना 2 क्रिया। यानी कृत्वा का प्रयोग हम कभी भी करेंगे ना, कर्ता प्रत्यय से बना हुआ शब्द है ये, ऐसे शब्दों का प्रयोग जब भी करेंगे तो वाक्य द्विकर्मक क्रिया वाली हो जाती है। 2 क्रियाएं हुई हैं। चलिए अब है अक्षर लेखनम, तो इससे भी बना लेंगे हम लोग। लिख सकते हैं हम लोग, सह अक्षरारभ्यं कृत्वा, सह अक्षरारभ्यं कृत्वा अक्षर लेखनं करोति, अक्षर लेखनं करोति। देखिए तो सह अक्षरारभ्यं कृत्वा, वह अक्षरों का आरंभ करके अक्षर लेखनं करोति, अक्षर लिखने का काम करता है। यानी अक्षरों को शुरू किया, अक्षरों को कहीं ना कहीं से बनाना शुरू किया होगा, और शुरू करने के बाद एक ऐसा समय आया जब वह अक्षर पूरा लिखने लगा, अक्षर का लेखन करने लगा, अक्षर को पूर्ण रूप से लिखने लगा ना। तो वहीं से दिया है, वह अक्षर का आरंभ करके अक्षर लेखन करता है, यानी अक्षरों को अब पूर्ण रूप में लिखता है। आगे देखेंगे हम लोग पाणिग्रहणम, तो हम कह सकते हैं वर, चलिए वर वधू पर ही चलते हैं। वर से संबंधित हम लोग वाक्य पढ़े ना विवाह संस्कार में, तो हम लोग कहेंगे वर अग्निस्थापनं कृत्वा, वरः अग्निस्थापनं कृत्वा पाणिग्रहणं करोति, पाणिग्रहणं करोति। क्या हो जाएगा? देखिए तो वरः यानी वर, दुल्हा, अग्नि स्थापनं कृत्वा, अग्नि की स्थापना करके पाणिग्रहणं करोति, पाणी ग्रहण करता है। यह विवाह संस्कार में आता है। जब कन्या पिता वर को अपनी कन्या का हाथ देता है ना, उससे पहले अग्नि स्थापन की गई रहती है वहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज हो गया। आइए स्टूडेंट्स निरीक्षण से वाक्य बनाते हैं। ये क्या हो जाएगा? वरः द्वार पूजा संपन्नं कृत्वा कन्यायाः निरीक्षणं करोति, वरः द्वार पूजा संपन्नं कृत्वा कन्यायाः निरीक्षणं करोति, वर द्वार पूजा संपन्न करके कन्या का निरीक्षण करता है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, द्वार पूजा वाली विधि कब होती है? जब
वर वधू के दरवाजे पर जाता है ना, तो सबसे पहले कन्या का पिता आकर के उनका आदर सत्कार करते हैं, उनको दिए गए आसन पर बैठाते हैं और वहां पर ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार किया जाता है, यानी द्वार पूजा की एक विधि कराई जाती है, जिसको आप लोगों ने भी देखा होगा। तो वो जब संपन्न हो जाता है ना, तो उसको संपन्न करके कन्या या निरीक्षण करो, कन्या का निरीक्षण करता है। कन्या का निरीक्षण आंगन में जाने के बाद करता है वो, और द्वार पूजा उससे ठीक पहले करता है। तो हम लोग इस वाक्य को लिख सकते हैं कि वर द्वार पूजा संपन्न करके कन्या का निरीक्षण करता है। चलिए गोदानम से हो जाएगा रामः पूजां कृत्वा गोदानं करोति। रामः पूजां कृत्वा गोदानं करोति, यानी राम पूजा करके गोदान करता है, गाय को दान करता है। उपनयनम से वाक्य बनाना है, बस वैसे ही चलाएंगे। हम कह सकते हैं रामः अक्षरारंभं कृत्वा उपनयनं करोति। इसके अर्थ को समझेंगे। राम अक्षरारंभ करके उपनयन करता है। उपनयन संस्कार कब होता है? जब बच्चा अपने घर में अक्षरों को लिखना, अंकों को लिखना सीख जाता है, तब जाके उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार यानी गुरु के घर शिष्य का जाना है। गुरु अपने समीप शिष्य को लेकर के जाता है और उसके पहले शिष्य जो है वह अपने माता पिता के घर में अक्षर लिखना और अंकों को लिखना सीख चुका होता है। ठीक है ना? तो हम कहेंगे कि राम अक्षरारंभ कृत्वा, राम अक्षरारंभ करके उपनयन करोति, उपनयन करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। वाग्दानं, तो हम कह सकते हैं सह सम्यक विचारं कृत्वा वाग्दानं करोति। सह सम्यक विचारं कृत्वा वाग्दानं करोति, वह भली भांति यानी सही ढंग से विचार करके वाग्दान करता है, यानी वचन बोलता है, वचन का दान करता है। इसीलिए कहा जाता है स्टूडेंट्स कि कभी भी आप कुछ भी बोलें तो पहले आप तराजू पर जरूर तोलें, आप सही बोल रहे हैं या गलत। क्योंकि कहा जाता है ना कि वाणी जुबान से ना, तीर कमान से, यदि एक बार निकल गया ना वह वापस नहीं होता। इसलिए मैंने ये लिखा है कि वह भली भांति विचार करके वाग्दान करता है, यानी वचन बोलता है। प्रश्न संख्या 4 का है अधोलिखित स्तंभद्वये प्रदत्त पदानां समुचित विलोम पदैः सह मेलनं कृत्वा लिखत। अधोलिखित यानी नीचे लिखे गए स्तंभद्वय, दोनों स्तंभों में प्रदत्त पदानां दिए गए शब्दों का समुचित विलोम पदैः सह, उचित विलोम शब्दों के साथ मेलनं कृत्वा, मिलान करके लिखता, लिखिए। एक तरफ कुछ शब्द दिए गए हैं और दूसरे तरफ उसके ठीक विलोम शब्द दिए गए हैं। तो देखिएगा, अब समस्या आएगी कि भाई उसके अर्थों को हम कैसे समझेंगे, बिना अर्थ को समझे हम कैसे बनाएं। स्टूडेंट्स इतना आसान कर दूंगा ना, आपको कुछ नहीं आता फिर भी आप इस क्वेश्चन को आप करके आइएगा। कुछ नहीं आता, समझ लीजिए मुझे कुछ नहीं आता साहब इसमें, गुरुजी इसमें हमें कुछ आता ही नहीं, अब हम कैसे क्या करें। बस शब्दों को देखिए और इन शब्दों से उधर के शब्दों को मिलाइए, थोड़ा बहुत अंतर होगा उसी के साथ मैच कर दीजिए, उसी के साथ मिलान कर दीजिए। कैसे देखिएगा, प्रयोजनम का अर्थ होता है प्रयोजन, उद्देश्य, और निष्प्रयोजनम का अर्थ होता है बिना प्रयोजन के, बिना उद्देश्य के। लेकिन मैंने क्या बताया, मान के चलो अभी हमको कुछ आता ही नहीं है, इस शब्द का अर्थ हमको नहीं पता, कैसे करेंगे। अच्छा देखिए, प्रयोजनम शब्द दिया गया है ना, इधर देखिए तो कहीं प्रयोजनम दिया गया है साहब, नहीं दिया गया, लेकिन उससे संबंधित कोई शब्द है क्या? बिल्कुल है। ख में देखिए निष्प्रयोजनम, केवल निस उपसर्ग जुड़ा गया है, बाकी प्रयोजनम जैसे है वैसे। सीधे सीधे क्या करेंगे, इसका मिलान इससे कर देंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करते चलिए ना, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। प्रसन्नता खोजिए, प्रसन्नता से संबंधित शब्द कहाँ पर मिल रहा है,
कहीं दिख रहा है? बिल्कुल ऊपर ही दिख गया, क, अप्रसन्नता। अरे प्रसन्नता का अर्थ तो आपको ही पता होगा, अप्रसन्नता का अर्थ आपको भी पता होगा। अर्थ नहीं पता तो भी बनना है, काहे नहीं बने, एकदम बनेगा। बस इसका इसके साथ मिलान कर देंगे। और वैसे आप चाहे तो सामने सामने भी लिख सकते हैं, अप्रयोजनम का मिलान हम यहाँ पर ख लिख देंगे और निष्प्रयोजनम कर देंगे, सामने बस एरो दे देंगे। वैसे भी कर सकते हैं, और ऐसे मिलाना चाहें तो ऐसे मिला भी सकते हैं। क्यों? आ रही बात समझे? वैसे यदि सामने सामने लिखते हैं ना, तो जो एग्जामिनर होता है, जो आपकी कॉपी चेक करता है, तो उसको आसानी रहती है और उस स्थिति में वह आसानी से पकड़ लेता है। और बार बार कई बार खींचते हैं ना, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि समझ में नहीं आता कि ये वाला इस पर गया है कि ये वाला इस पर गया है, तो वहाँ पर मामला फंस जाता है और हो सकता है कि एक नंबर कट जाए। लेकिन यदि आप आमने सामने लिखते हैं तो उसमें गड़बड़ी नहीं होती है। खैर यहाँ पर अब लिखा गया है तो उसको मिटाऊंगा नहीं है, ऐसे ही करूंगा। आप अपनी कॉपी पर सामने सामने नोट कर लें, बढ़िया रहेगा। संस्कारा, इस शब्द से देखिए कहीं शब्द दिखा? बिल्कुल दिखा, अंग। अरे वाह, मिला दीजिए, काम खत्म। फिर देखिए अपनयनम, अपनयनम से कहीं लाए, बिल्कुल। सर जी ये तो बड़ा गड़बड़ कर दिया, नम यहाँ पर भी, नम यहाँ पर भी, नम यहाँ पर, नाम यहाँ पर। सर किसका मिलान करें? मत घबराइए, मत घबराइए, पूरा शब्द पढ़िए ना। अपनयनम, अपनयनम, ये गुड़ापन, गुड़ कहाँ से आ गया साहब? उसकी आवश्यकता तो है नहीं। कनिष्ठा नाम, अरे ये तो साफ नहीं मैच कर रहा। अपनयनम, आनयनम, अरे वाह, मिल गया शब्द, मिलान कर दिए हम। देख रहे हैं कितना आसान है? ऐसे ही एकदम आसान, सब आसान दिया गया है। स्मर्यते, तो देखिए यहाँ पर विस्मर्यते, अब इसमें भी दिक्कत है क्या आपको? कोई दिक्कत नहीं है, मिलान कर देंगे। वरिष्ठा नाम का आप बताइए तो कनिष्ठा नाम हो गया। वरिष्ठ लोगों का, यानी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन लोगों का, ना छोटे छोटे लोगों का। कनिष्ठ, कनिष्ठ ये कनिष्ठिका उंगली है, सबसे छोटी है ना, इससे आप याद कर लीजिए। छोटे लोगों का, बस बड़े से छोटे का मिलान कर दो, काम खत्म। और बाद बाकी तो ये एक बच गया, मिला देंगे। गुणाधानम, गुणापनयनम, गुणों का आधान करना, गुणों का त्याग करना। कोई दिक्कत? एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स, यदि आप बना रहे हैं तो कभी भी मैच द फॉलोइंग में जब भी ऐसे दो स्तंभ दिए गए हों और कह रहा मिलान करने का, तो सबसे पहले आप उन शब्दों का मिलान कर लीजिए ना जो आपको आसानी से आता है, और बाद बाकी जो बचे हुए शब्द होंगे ना उस पर जब आप दिमाग लगाइएगा आप आसानी से बना लीजिएगा। जैसे देखिए प्रसन्नता, तो ये अप्रसन्नता किसको समझ में नहीं आ रहा होगा? पहले इसका हम मिलान कर लेंगे। स्मर्यते, विस्मर्यते से मिलान कर लेंगे। दिक्कत कहाँ? नम है तो नम, नम को यार है, नम वाले को छोड़ देंगे हम, नम वाले को बाद में करेंगे। कुसंस्कारा, तो संस्कारा, यहाँ पे इसका मिलान कर लेंगे। ई कहीं नहीं समझ में आ रहा, तो जब ऐसे को आप मिलान कर लीजिएगा ना, तो अंत में जो शेष बचेगा उसमें मिलान करना आपके लिए आसान होगा। और यदि उसमें एक गलत भी हो गया कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लाइन से कहिएगा नहीं पहले हम क बनाएंगे तबे ख बनाएंगे तबे ग, उसमें ज़्यादा गड़बड़ी की संभावना बनी रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जब भी मिलान करने की बात है तो सबसे पहले जो आसान आसान है उसको बनाते जाएंगे और उसके बाद से भारी वाले को देखेंगे। पहला ये हो गया। और दूसरा, यदि विलोम शब्दों का दिया गया है ना, तो संबंधित शब्द यानी बाएं साइड में जो शब्द दिए गए होंगे ना, उससे संबंधित शब्द दाएं साइड में भी होगा। थोड़ा बहुत अंतर होता है तो उसको तो हम लोग मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जो आपका अंतिम प्रश्न है इस पाठ का। प्रश्न कर रहा है निम्नांकित प्रकृति प्रत्ययानां योगं कृत्वा, नीचे दिए गए प्रकृति प्रत्ययों के का योग करके, निम्नांकित प्रकृति प्रत्ययों का योग करके पदानी प्रदर्शित, पदों को प्रदर्शित कीजिए। यानी कुछ यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय वाले शब्द हैं जिसमें मूल धातु भी है, जिसमें उपसर्ग भी लगे हुए हैं, जिसमें प्रत्यय भी है, सब मिला जुला रूप है। करें कि उन सबको जोड़ दीजिए आपस में, और जोड़ने के बाद कौन सा शब्द बन रहा है उस शब्द को प्रदर्शित कीजिए, यानी उस शब्द को लिख दीजिए ना। तो देखिएगा, वैसे मैं बता दूं अभी हम लोग प्रत्ययों के बारे में पढ़े नहीं हैं, तो जब प्रत्ययों की चर्चा करेंगे हम लोग तो इस पर विशेष चर्चा, लेकिन अभी हम लोग उन शब्दों को देखेंगे जो शब्द इन सभी प्रकृति प्रत्ययों के योग से बनते हैं। तो देखिएगा, परि, मृज, ऋच और ल्युट, इन सबको जब जोड़िएगा, मृज जो है ये क्या है? धातु हो गई। परि क्या है? ये उपसर्ग हो गया। ऋच और ल्युट प्रत्यय हो गया ना। चूंकि इसमें शब्द दिया गया इसलिए इसको प्रकृति प्रत्यय बोलते हैं। अब देखिएगा, इन सबको जब जोड़िएगा तो ये शब्द बनता है परिमार्जनम। क्या बनेगा स्टूडेंट्स? परिमार्जनम। इसी तरह स्टूडेंट्स, शिशु में जब अण जुड़ेगा, शिशु में अण जब जुड़ेगा तो यह क्या बन जाएगा? शैशवम।
क्या बनेगा स्टूडेंट्स? सेसोम बनेगा। फिर है प्र में प्र असल्यूट, अस धातु हो गया, प्र उपसर्ग हो गया, ल्यूट प्रत्यय हो गया। इन तीनों के योग से जो बनेगा ना वह शब्द होगा प्रश्नम। क्या होगा स्टूडेंट्स? प्रश्नम। आ रही बात समझे? आगे देखेंगे, लिख में ल्यूट प्रत्यय जुड़ा तो ये लेखनम हो जाएगा भाई। और क्रम में सत्री, अभी देखिए यहां पर प्रत्यय बदल दिया है, क्रम में जब सत्री जोड़ेंगे तो स्टूडेंट्स ये क्रमशः बन जाएगा। क्या बनेगा? क्रमशः। तो यही है आपकी प्रश्नोत्तरी स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने चैप्टर 6 के सभी प्रश्न उत्तर को कर लिया। मैं चाहूंगा कि आप सभी नोट डाउन जरूर किए होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं, और मैं चाहूंगा कि यदि आपने नोट डाउन कर लिया तो इसको 2-3 बार रिवीजन जरूर करें, 2-3 बार इसकी पुनरावृत्ति जरूर करें, जो आपके लिए बड़ा लाभदायक होने वाला है, क्योंकि चंद दिन शेष बचे हैं, इन चंद दिनों में ही आपको मेहनत करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी से, पूरी कर्मठता के साथ, पूरे लगन और धैर्य के साथ अपने कार्यों को आप संपन्न कर रहे होंगे और अंतिम रूप दे रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।